नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रयास में। मैं हूं मनोज नाथ और आज हम लोग बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्वांचल में स्थित असम के डिब्रूगढ़ जिले में जो नए ऑयल डिस्कवरीज हुए हैं उसके बारे में, जिसमें असम गवर्नमेंट ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर के थ्रू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रहे हैं और जिससे असम देश का एकलौता राज्य बन जाता है जिसके पास ऑयल एक्सप्लोरेशन में खुद का इक्विटी या स्टेक होंगे। इससे क्या लाभ होगा, समाज में क्या इम्पैक्ट रहेगा, इन सभी चीज़ों को विस्तार में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। असम के डिगबोई से लेकर नामरूप बोरहाट तक असम की धरती से निकला तेल अब एक नई पहचान बन चुका है। 2025 में असम बना भारत का पहला डायरेक्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी तेल से अब सिर्फ रॉयल्टी नहीं बल्कि प्रॉफिट्स भी सीधे असम सरकार को मिलेगा। इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ऑयल इंडिया लिमिटेड और असम हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी कंपनी लिमिटेड के बीच, जिसमें AHCCL को 10% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट दिया गया है नामरूप ब्लॉक में, जो कि 125 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और बोरहाट वन ऑयल डिस्कवरी भी उसी के अंदर आता है। अब जो हाइड्रोकार्बन, रॉयल्टी और पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट जैसे चीज़ों को भी विस्तार में समझेंगे, लेकिन शुरू करते हैं इसके इतिहास से। 1889 में डिगबोई में खोदा गया था भारत का सबसे पहला कमर्शियली सक्सेसफुल तेल का कुआं, जो एशिया की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी बनी और जो आज भी चालू है। असम में 4 प्रमुख ऑयल रिफाइनरीज है, जिसमें से सबसे पहला है डिगबोई ऑयल रिफाइनरी, जो एस्टेब्लिश हुआ था इन 1901 और जिसकी कैपेसिटी है 0.65 MMTPA यानी मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। और दूसरा है नुनमाटी या गुवाहाटी ऑयल रिफाइनरी, जो एस्टेब्लिश हुए थे 1962 में और जिसकी कैपेसिटी है 1 MMTPA। तीसरा है बंगाईगांव ऑयल रिफाइनरी, जिसकी कैपेसिटी है 2.35 MMTPA। और चौथा है नुमलीगढ़ रिफाइनरी, जो एस्टेब्लिश हुए थे 1999 में और जिसकी कैपेसिटी है 3 MMTPA। असम में तेल का उत्पादन तो होता है, पर पूरा तेल यहाँ पे रिफाइन नहीं हो पाता। असम के रिफाइनरीज कुछ एक हिस्से को ही प्रोसेसिंग कर पाती है, तो बाकी के तेल का जो प्रोसेसिंग होता है वो वेस्ट बंगाल, बिहार या उड़ीसा जैसे राज्यों में किया जाता है, क्योंकि असम के रिफाइनरीज की कैपेसिटीज कम है। अच्छी बात यह है कि जैसे बंगाईगांव ऑयल रिफाइनरी हुआ या फिर नुमलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी, इनकी कैपेसिटीज को बढ़ाया जा रहा है। बंगाईगांव ऑयल रिफाइनरीज की कैपेसिटी 2.35 MMTPA से लेकर उसको 2.70 MMTPA तक एक्सपांड किया जा रहा है और नुमलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी जिसकी कैपेसिटी 3 MMTPA है उसको 9 MMTPA तक एक्सपांड किया जा रहा है। इतने दशकों तक असम सिर्फ एक रिसोर्स सप्लायर रहा, पर कभी ऑयल प्रोड्यूसर नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 297 के तहत जो भी ऑफशोर यानी सी रिलेटेड और जो ऑनशोर यानी लैंड रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं उस पर सिर्फ भारत सरकार का अधिकार है। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लॉ 1959 के तहत जो भी ऑफशोर और ऑनशोर रिसोर्सेज होंगे उस पे लीज या संचालन का अधिकार भी भारत सरकार के पास ही होगा। इसीलिए असम जैसे राज्य को रॉयल्टी मिलती है, पर पावर टू मेक डिसीजंस या फिर उसमें ओनरशिप नहीं मिलता। अब क्या बदला? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी एंड डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड यानी DSF पॉलिसी में 2023 में बड़े बदलाव किए गए। इससे राज्य सरकार अपने पब्लिक सेक्टर कंपनीज के जरिए पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट ले सकता है, जिससे राज्य सरकार अब खुद ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स में पार्टनर बन सकते हैं। और इससे अब राज्य सरकार को सिर्फ रॉयल्टी नहीं बल्कि प्रॉफिट्स, कंट्रोल और ओनरशिप भी मिलेंगे। अच्छा, बार बार जो ये हाइड्रोकार्बन टर्म आ रहा है इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब हाइड्रोकार्बन्स ही है, बस अलग अलग रिफाइन लेवल पे। अब बात करते हैं रॉयल्टी और पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट क्या होते हैं। रॉयल्टी एक निश्चित प्रतिशत होता है जो ऑयल या गैस बिक्री से राज्य सरकार को मिलता है। इसमें कोई ओनरशिप या डिसीजन मेकिंग का अधिकार नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट का मतलब है कि राज्य खुद ऑयल कंपनी में पार्टनर होता है जॉइंट वेंचर या प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट द्वारा। इससे उसे सिर्फ रॉयल्टी नहीं बल्कि डायरेक्ट प्रॉफिट, डिसीजन मेकिंग पावर और ओनरशिप भी मिलती है। डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप बोरहाट वन में जुलाई 2025 को हुआ हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स की डिस्कवरी खोज की गई थी ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा और जिसमें असम सरकार की खुद की पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है।
असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का कहना है कि असम सिर्फ अब रॉयल्टी से पैसा नहीं कमाएगा, बल्कि ये एक तेल का मालिक और उत्पादक भी बनेगा। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि क्या असम भारत का नॉर्वे बन सकता है। नॉर्वे ने अपने नेशनल कंपनी इक्विनर के जरिए तेल पर मालिकाना हक रखा और उससे जो प्रॉफिट्स आए उसको जनता के हित के लिए इस्तेमाल किया। असम अगर लॉन्ग टर्म सोच के साथ चले तो ये ऑयल सप्लायर से ऑयल प्रोड्यूसर बन सकता है। और इस बार जो ये 10% इक्विटी या पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट रखा है सरकार ने, ये असम के हित के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप है। और इसी के चलते इंडियन क्रॉनिकल.इन के फाउंडर एंड एडिटर उमेश अग्रवाल जी ने सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जी को असम के सीईओ बताया है। अब इन सब से क्या फ़ायदा होगा? जैसे डिब्रूगढ़ अब चाइना बॉर्डर के लगभग पास में है, तो भारत सरकार इसे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कैटेगरी में रख सकते हैं और कोई भी इमरजेंसी या वॉरफेयर सिचुएशंस में मिलिट्री को यहाँ से डायरेक्टली ऑयल सप्लाई किया जा सकता है। इससे कोई भी विदेशी ताकत हो या टेरर अटैक्स को काउंटर करने में आसानी होगी। और दूसरा, कच्चे तेल की आयात में भारत विश्व के दूसरे नंबर पे आते हैं और ऐसे क्रूड ऑयल के रिजर्व मिलते रहने से भारत का इंपोर्ट बिल भी कम होगा और इससे देश का इंटरनल एंड एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ेगा। अब समझते हैं कि इंडिया के ऑयल इकोनॉमी में असम का क्या रोल है। 2023-24 में असम ने 4,361,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया, जिससे राजस्थान और गुजरात के बाद असम तीसरे नंबर पे आते हैं। और 2021-22 और 2023-24 में असम ने 12,518 TMT क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया और इसी दौरान भारत का टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन था 88,223 TMT। अब जब असम खुद एक ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है तो ये सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है, जिससे असम की आमदनी बढ़ेगी, जिसमें सोशल सर्विसेज करने का और भी ज़्यादा बेहतरीन स्कोप होंगे और ये दूसरे राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बन सकता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। पहला चैलेंज है ट्रांसपेरेंसी। देखिए, अगर ट्रांसपेरेंसी में कमी होगी तो सरकार और पीएचयू के बीच डिसीजंस लेने में दिक्कत होगी, जिससे अकाउंटेबिलिटी में कमी आएगी। दूसरा चैलेंज है पॉलिटिकल प्रेशर। अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी तो उससे आउटपुट्स और डिसीजंस मेकिंग में दिक्कत होगी। तीसरा चैलेंज है आपका एनवायरमेंटल बैलेंस। ऐसे प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। फोर्थ चैलेंज है लोकल्स की रहन सहन, जॉब्स और सोसाइटी में भी बदलाव आएगा। खैर, आशा करता हूँ समय के साथ सब कुछ सुलझता जाएगा और सब सही होगा। 135 साल पहले डिगबोई में जो कुआं खोदा गया था, वही अब असम की सेल्फ रिलायंस और ओनरशिप की कहानी लिख रहा है। अब असम सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं बल्कि अपने भविष्य का खुद निर्माता भी है। दोस्तों, हमारे दूसरे वीडियोस की तरह इस वीडियो का रेफरेंसेस भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चाहे तो आप उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।